नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग रिवर सिस्टम या फिर अपवाह प्रणाली या आप ड्रेनेज सिस्टम इस चैप्टर का नाम देते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्लास किया है, बेसिक सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखी है। तो कल जो भी नदी की जो अवस्थाएं होती है जैसे कि बाला अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था एंड देन वृद्धा अवस्था, फिर डेल्टा का कंसेप्ट हमने समझा, एस्च्यूरी का कंसेप्ट समझा, झरने का निर्माण कैसे होती है, सारी चीज़ें हमने समझी है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपका ऐड ऑन यहाँ पे करता हूँ कि जैसे ये कोई नदी इधर से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इधर से कोई इसकी एक सहायक नदी है, इधर से इसकी कोई एक सहायक नदी है, इधर से आपकी कोई एक सहायक नदी है और आपकी इधर से एक सहायक नदी है। ये एक एक्स नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? एक्स नदी है, जिसका नाम क्या है? एक्स। अब इधर से इसकी दो सहायक नदी है ए एंड बी और इधर से इसकी सहायक नदी है सी एंड डी। यानी कि एक्स नदी की ये जो आप अपवाह प्रणाली, इस जो यहाँ तक की जो सिस्टम को देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे अपवाह प्रणाली। जो चैप्टर या फिर आप टॉपिक देखते हैं अपवाह प्रणाली का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अब कि ये जो नदी फ्लो कर रही है, ये जो नदी फ्लो कर रही है, इस नदी का अपवाह जो है इतना दूर तक है, क्योंकि इसमें ए सहायक नदी है और एक बी सहायक नदी है, इधर से सी सहायक नदी है, इधर से डी सहायक नदी है, इधर से और भी कोई एक जेड सहायक नदी है। तो ये पूरा का पूरा जो हो गया आपका एक अपवाह प्रणाली हो गया। अब ये जो आप नदी देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं अगर यहाँ से हटाऊं इससे, तो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं सी और डी जो एक्स नदी की सहायक नदी है किधर से, उत्तर से या दक्षिण से, तो यहाँ पे अगर आपको मैं खड़ा कर दूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा आपका नॉर्थ और इसके नीचे क्या होगा आपका साउथ होगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे आप डायरेक्शन फिक्स कर पा रहे होंगे। तो आपकी ये जो एक्स नदी है, एक्स नदी के जो दक्षिण में दो सहायक इसकी नदी है, आप कहेंगे एक्स की, यानी एक्स नदी की दक्षिण में जो सहायक नदी है उसका नाम आप क्या कहेंगे? दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां क्या है? सी एंड डी नदी है जो एक्स में आकर के मिल रही है। और ए और जो बी सहायक नदी है, ए एंड बी जो सहायक नदी है जो एक्स नदी में आकर के मिल रही है, तो किधर से मिल रही है? तो उत्तर से आकर के मिल रही है, इसलिए ये उत्तर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्स नदी की उत्तर से सहायक नदी है, ए है, सी है या डी है। तो सी और डी और ए ये तीनों एक्स की सहायक नदी है, लेकिन उत्तर से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या नाम देंगे? ए, या फिर आप ऑप्शन में बी मिलेगा तो बी। क्यों उत्तर और दक्षिण? ये जो नदी यहां से ऐसे फ्लो कर रही है एक्स नदी, इसके ऊपर में क्या होगा? इसके ऊपर साइड में उत्तर होगा और इसके नीचे साइड में क्या कहेंगे आप? इसे दक्षिण नदी कहेंगे। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। कोई भी नदी अगर फ्लो करेगी उसकी उत्तर सहायक नदी और उसकी दक्षिण सहायक नदी, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब सहायक नदी तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये नदी जैसे फ्लो कर रही है, तो अब इधर से कोई एक आकर नदी यहाँ पे मिल गई, कोई छोटी नदी आकर मिल गई है, अपना पानी इस एक्स नदी पे आकर के मिला दिए। ये एक्स नदी है, इस एक्स नदी में ये ए नदी और ये बी नदी जो है अपना पानी आकर के, यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई एक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी प्रकार ये एक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट में आकर एक्स में अपना पानी मिला रही है। तो ये इसकी क्या हो गई? एक सहायक नदी हो गई। सहायक क्यों मैंने नाम दिया? क्योंकि ये एक्स जो नदी है इसमें आकर के आप अपना पानी दे दिए, जिससे इस एक्स नदी का जो पानी है और उसकी गति क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो आपने क्या किया? एक्स नदी का पानी को और उसके गति को इंक्रीज करने में सहायता की, इसलिए हम इसे सहायक नदी का नाम दिए। तो एक सहायक नदी है उत्तर से और बी जो है सहायक नदी एक्स की किधर से? दक्षिण से। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कल आपको बताया था कि जो भारत में जो नदियां पढ़ेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक है उत्तर भारत की नदी, क्लियर है, एक है उत्तर भारत की नदी और दूसरा है आपका दक्षिण भारत की नदी। अब उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी के बीच का डिफरेंस आपको याद है या नहीं? मैंने ये बताया था कि उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में जो पर्वत श्रेणी है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, तो ये सभी पर्वत श्रेणियां और इस पे स्थित जो चोटियां हैं इसकी ऊंचाई काफी अधिक होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है और ग्लेशियर से निर्मित जो नदियां होती है वो वर्ष भर क्या होती है? उसमें जल होती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की जो नदियां आप देखे हैं जिसमें आप पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी,
पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो इन पर्वत श्रेणियां या फिर इन पर्वत श्रेणियों में स्थित जो चोटियां हैं उसकी ऊंचाई काफी कम होने के कारण और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वहां पर आपको क्या मिलता है, खास करके ये दो पर्वत श्रेणी, इसके अलावे अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, जावेद, सेवराई, पालनी, पंचमलाई और बहुत सारे पठार जैसे कि दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, उसके बाद कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो जो दक्षिण भारत आप देख रहे हैं पर्वत श्रेणियां और पठार से ही क्या है, घिरी हुई है। और ये पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो भी काफी कम है। जब कम होने के कारण यहाँ पर ना तो ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है और दूसरा पठार की भी ऊंचाई क्या होती है, काफी कम होती है। मैंने बताया था रेंज भी आपको 150 मीटर तक अगर हाइट होगी समुद्र स्थल से तो उसे हम क्या कहेंगे, मैदानी क्षेत्र। देन 150 से 600 मीटर की हाइट तक अगर कोई भी जो रेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, पठार। एंड 600 मीटर से ऊपर की जो भी श्रेणियां होगी उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत, पहाड़ या चोटियां। ये आपको याद है। तो ये पर्वत श्रेणियां काफी ऊंचाई अधिक ना होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे जो नदियां मिलती है, कैसी नदियां होती है, वर्षा से निर्मित, यानी कि जो पानी का जो स्टोरेज यहाँ पे होता है वर्षा का। अब यहाँ पे बहुत सारे दर्रा है तो इसी दर्रे से यहाँ से ये पानी क्या होती है, बाहर निकलती है, जो नदियां का फॉर्मेशन करती है। और ये जो नदियां होती है बरसाती नदियां कहलाती है, यानी दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां होगी बरसाती नदियां होगी, वर्ष भर इसमें पानी नहीं होगा। अपर्दन सबसे ज्यादा कहाँ की नदियां करेगी, उत्तर भारत की नदियां। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब पर्वतों से बाहर जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदियां तो एक तो उसमें गति काफी अधिक होती है। गति क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां है काफी ऊंची है। अब इतने ऊंचे से कोई भी चीज गिरेगा तो सिंपल सी बात है उसकी गति काफी तेज होगी और वहां पे मिट्टी की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ अपर्दन होगा। लेकिन दक्षिण भारत में पर्वत पठार इतना अधिक है और पठारों की संख्या आपने देखा था 9 पठार हमने पढ़ा था। तो पठारों की कटाई यहां पर होती है मैक्सिमम। अब पठार और मिट्टी में सॉफ्ट कौन होगा, मिट्टी होगा, इसलिए अपर्दन सबसे ज्यादा उत्तर भारत की नदियां कर पाती है। ठीक है, ये हमने कल सारी चीजें पढ़ी थी, ये आपका मैंने सारा पॉइंट रिवीजन करवा दिया। अब बाल अवस्था और अगर आपका युवा अवस्था की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे देखें कि जब पर्वतों, पहाड़ों या ग्लेशियर से जब नदियां निकलती है तो हम उसे कौन सा अवस्था में डालते हैं, बालावस्था में। और इसी बाल अवस्था में आपने देखा था कि बहुत सारे ग्लेशियर है और बस ग्लेशियर जो पिघलती है उससे ही क्या होती है, नदियों का निर्माण होती है। एंड देन जब पहाड़ों से पार करके जब नदियां आपकी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उस मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो हम उसे युवा अवस्था का नाम देते हैं। और युवा अवस्था के बाद जब ये मैदानी क्षेत्र को छोड़ करके जब ये समुद्र से आकर के मिलना चाहती है तो ये अपने साथ जो अवसाद या छोटे छोटे जो चट्टान लाते हैं यही इसको आगे बढ़ने से रोकती है, जिसके कारण इनकी जो मार्ग थी ये क्या होती है, एक जलेबी नुमा या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे चक्रों में ये बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो आपको डेल्टा का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया था, जो कई ब्रांच बना करके समुद्र से आकर के मिलेगी। और वो नदियां जो चट्टानों से डायरेक्ट ही, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि चट्टानों से डायरेक्ट समुद्र में आकर के मिल जाती है तो वो एस्च्यूरी का निर्माण करती है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे, उत्तर भारत की नदियां को। तो उत्तर भारत की नदियां जब आप बात करते हैं तो उत्तर भारत की नदी में आपको मेनली 3 नदी पढ़नी है। उत्तर भारत में आपको 3 नदियां पढ़नी है। एक है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आपको एक वर्ड यहां पर मिल रहा है, तंत्र, तंत्र, तंत्र। तंत्र कहने का मतलब क्या है, सिस्टम। समझिएगा ध्यान से, इस सिस्टम को मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया, बहुत ही शानदार वे में पढ़ाया, पूरा एनसीईआरटी और पूरा किताब आप जो भी मार्केट में आप लिए होंगे आपके क्वेश्चन वहां से बन रहे होंगे। तो आपने एक वर्ड पढ़ा है या फिर इसमें ही आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी कि यहां पर एक वर्ड जब सिस्टम की हम बात करते थे तो इसमें हम कहते थे क्या, कि जो डाइजेशन में जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एक ऑर्गन नहीं होगा, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। जैसे कि सबसे पहले माउथ आ गया, माउथ के बाद इसमें आपका टीथ आ गया, टंग आ गया,
फिर आपका स्टमक पार्ट आ जाएगा। तो ये 4-5 ऑर्गन मिल करके क्या कर रहा है, आपका भोजन का डाइजेशन कर रहा है, इसलिए ये 4-5 ऑर्गन का जो ग्रुप बन गया इसे ही हम सिस्टम का नाम दिया है। उसी प्रकार अब इस ज्योग्राफी में हम इस सिस्टम को समझते हैं, इस तंत्र को समझते हैं कि आप सिंधु नदी तंत्र कह रहे हैं, गंगा नदी तंत्र कह रहे हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कह रहे हैं, यानी कि ये जो आपकी गंगा नदी है इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती है। अब ये सारी सहायक नदियों का पानी इस गंगा नदी में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए ये नदी हो गया, एक ये नदी हो गया, एक ये नदी हो गई, एक ये नदी हो गया, और एक खुद ऑलरेडी अपनी गंगा नदी है। तो ये एक तंत्र का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जब हम गंगा नदी तंत्र कह रहे हैं तो गंगा नदी के साथ साथ उसकी जितनी सहायक नदियां हैं उसको भी पढ़ेंगे, सिंधु नदी जो है उसकी जितनी भी सहायक नदियां उसको भी पढ़ेंगे, सेम एज इट इज ब्रह्मपुत्र में भी हम लोग करने वाले। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। पहले तो नाम आप समझ गए कि सिंधु नदी तंत्र क्या बोलना चाह रहे हैं, गंगा नदी तंत्र क्या कहना चाहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या कहना चाहते हैं। चलिए साहब, अब ये 3 नदियां नहीं हैं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस 3 नदियों में भी इस सिंधु नदी तंत्र की कई सारी सहायक नदियां हो गई, इसके बारे भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि झेलम हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो गया। तो कितना हो गया, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, 5 नदी एंड देन सिंधु नदी। 6 नदियां आपको सिंधु नदी तंत्र में पढ़नी है। अब ये सिंधु नदी तंत्र कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से देश से और कहां कहां पर कौन कौन सी बांध बनाई गई है और उस नदियों के किनारे कौन कौन सी शहर स्थापित है, वो सब चीज आपको एक साथ पढ़ना है। और वो जो सहायक नदियां हैं, यानी कि सिंधु नदी ये फ्लो कर रही है, उसके उत्तर से आकर के कौन सी नदियां मिल रही है, झेलम है या चेनाब है या रावी है या ब्यास है, वो सब चीज और कहां पर आकर के मिल रही है। जैसे ये आपका झेलम नदी आकर के यहां मिली है, तो ये कौन सा राज्य में और वो राज्य में वो कौन सा शहर है, जैसे कि ये झारखंड शहर में ये धनबाद में आके मिली है। अब ये नदियां झारखंड में आके रांची में मिली है। अब ये नदियां बिहार में भागलपुर में मिली है। अब ये नदियां राजस्थान में जयपुर में आके मिली है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो वो सब चीज इस प्रकार से इस नदी सिस्टम को हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र को स्टार्ट कर रहे हैं, देन सिंधु नदी तंत्र एंड देन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। अब आइएगा, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की जब आप बात करते हैं, यानी कि गंगा नदी तंत्र की जब आप बात करते हैं, तो गंगा नदी से पहले आप इस मैप में आइए और इस मैप में सबसे पहले रिलोकेट करिए स्टेट को। कौन कौन से स्टेट को आपको मैं यहाँ पे जो दिखाया हूँ, उत्तराखंड को, क्लियर है भाई ये। नेक्स्ट ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड हो गया और ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये आप नेपाल को देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या हो गया, नेपाल है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। स्टेट आपके माइंड में घूमने चाहिए भाई। ये मैप इसलिए मैं बना के यहाँ पे रखा हूँ ताकि आप अपने स्टेट को अच्छी तरह से माइंड में घुमा पाए। यहाँ पे आप चीजों को देख पा रहे हैं, आराम से चीजों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब आइएगा, गंगा नदी तंत्र को आप यहाँ पे समझना है आपको। अब मैं यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आप इसको समझते चलिएगा कि इस प्रकार से एक एक पॉइंट को पूरा ही डिटेल में खत्म करेंगे। आपका किसी भी एग्जाम की आप बात कर लें या कोई भी एग्जाम का पेपर में बैठेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से गंगा नदी की जब बात करते हैं तो यहाँ से जो आप उत्तराखंड देख रहे हैं, यहाँ से आपकी गंगा नदी निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, देन बिहार से होते हुए थोड़ा सा झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल एंड देन ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी आप देख पा रहे होंगे। यानी कि आप गंगा नदी को जब आप देखें तो आपने गंगा नदी में क्या देखा, आपने गंगा नदी में ये देखा कि एक तो आपका उत्तराखंड है, पहला आपका स्टेट है, सेकेंड स्टेट आपकी उत्तर प्रदेश हो गई, तीसरी स्टेट आपका बिहार हो गया एंड देन फोर्थ स्टेट जो बहुत थोड़ा सा पार्ट जो छू करके निकलती है झारखंड में भी, एंड देन ये आपका 5वां स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल। यानी गंगा नदी की बात की जाए, यानी गंगा नदी का अगर विस्तार अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में, तो कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला नंबर पे आप क्या लिखेंगे, उत्तराखंड है। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश है, इसके बाद फिर आपका बिहार आ जाएगा एंड देन थोड़ा सा आपका झारखंड टच करेगा एंड देन आपका वेस्ट बंगाल। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया? यस सर, ये तो पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए इसको पहले हम लोग हटाते हैं, वन जो नंबरिंग हमने कर रखा है इसे हम लोग हटाते हैं। ये हो गया आपका गंगा नदी। ये जो आपको दिखाया गया है जो उत्तराखंड से निकली हुई नदी है, ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। ये उत्तराखंड होते हुए आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड से होते हुए ये आपकी उत्तर प्रदेश में आई,
देन आपका ये बिहार में, फिर थोड़ा सा झारखंड, एंड देन आपका ये वेस्ट बंगाल होते, ये आपके बांग्लादेश होते हुए ये आपके बंगाल की खाड़ी में इन कर जाती है। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब यहाँ आपको एक बात ये देखना है कि इसी उत्तराखंड में, या फिर उत्तराखंड को भी माइंड में नहीं रखना है, इस गंगा नदी की एक सहायक नदी है, इसे हम कहते हैं यमुना नदी। ठीक है, ये हो गया आपका यमुना नदी, ये इसकी सहायक नदी। देखिए ये आई पानी, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से निकाल रहे हैं इसे हम लोग। चलिए, यहाँ से एक एक नदी निकल रही है जिसे यमुना नदी कर रहे हैं। इसने अपना पानी को कहाँ डाला है? गंगा नदी में मिला दिया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई आपकी? यमुना नदी हो गई। ये कौन सी नदी हो गई? तो ये आपका मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो गया आपका यमुना नदी। ठीक है, क्लियर है। अब इस यमुना नदी में 3 और इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे मैं इसका बना दे रहा हूँ 3 सहायक नदी, 1 2 और ये 3। इसका डायरेक्शन ये हो गया, यानी 3 नदी आके मिल रही है। ये गंगा नदी में नहीं मिल रही, किस में मिली है? यमुना नदी में। ये कौन कौन सा है? तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, चंबल नदी हो गया एक आपका, क्लियर है, चंबल नदी हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका बेतवा नदी, और ये हो गया आपका केन नदी, यानी कि चंबल, बेतवा और केन नदी। ये 3 नदियां आके किससे मिली है? ये तीनों सहायक नदी किसकी है? तो आप कहेंगे ये किसकी है? यमुना की है। अभी बहुत डिटेल करेंगे गंगा नदी को, एकदम परेशान मत होइए, समझिए, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। पहले आपको नाम से मैं रूबरू करा रहा हूँ। मैंने ये कहा जो गंगा नदी निकली है, उस गंगा की सहायक नदी है एक आपकी यमुना नदी। ये यमुना नदी आपका पहले ये बताइए, इस गंगा से आकर के किस डायरेक्शन में मिल रही है? उत्तर से या फिर दक्षिण से? या फिर आप ऐसे समझिए कि आप इधर चल रहे हैं, ठीक है ना, आप अगर इधर चल रहे हैं, ये आप इस और आपका फेस है, ठीक है, इस और आपका फेस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा चलिए, अभी राइट लेफ्ट अभी ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी बस ये समझिए कि यमुना नदी आप देख पा रहे हैं, पहले नदी को देखिए आप। ये हो गया आपका यमुना नदी। ये यमुना नदी अपना पानी उत्तर प्रदेश में कहाँ किसको दे दी है? गंगा नदी को दे दिया है। अब इस यमुना नदी की 3 सहायक नदी है, यानी कि चंबल नदी भी अपना पानी किस में दिया? यमुना नदी में आकर के गिरा दी है। उसी प्रकार बेतवा नदी भी और केन नदी भी अपना पानी कहाँ पे? तो यमुना नदी में आके मिला दी है। अब ये जो आप नेपाल को देख रहे हैं, इस नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे मैं आपको 4-5 नदियां मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एक हो गई आपकी इधर से नदी आई जो गोमती में आकर के मिल गई है, सॉरी गंगा में मिल गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? गोमती नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? गोमती नदी। इसके बाद एक आपका सरयू नदी, यानी कि घाघरा नदी। ये हो गया आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी को हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं। अब ये नदी कहाँ से निकल रही है? ये सभी नेपाल से आ रही है, ये सब नेपाल की सहायक नदियां। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा में आकर के मिलने वाली जो नेपाल की सहायक नदियां, उनका नाम बताइए। तो गोमती हो गया, घाघरा या फिर सरयू नदियां हो गया। देन आप इसे कहेंगे गंडक नदी। ये क्या हो गया आपका? गंडक नदी। ये हो गया आपका क्या? गंडक नदी। ये हो गया आपका गंडक नदी। गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, एंड देन आपका कोसी नदी। ये हो गया आपका कोसी नदी। ये तीनों चारों जो नदियां आप देखे हैं, ये कहाँ से निकली है? तो ये आपकी नेपाल से आ रही है। तो आपका पहला तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गंगा की 4 सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। गंगा की 4 ऐसी सहायक नदियां हैं जो नेपाल से आकर के अपना पानी को इस पे डाल रही है, गंगा नदी में डाल रही है। कौन कौन? गोमती, घाघरा, या घाघरा को आप सरयू नदी भी कहते हैं, या फिर गंडक नदी, या फिर कोसी नदी। 4 याद करना है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया एक आपका यमुना नदी है, और यमुना नदी में 3 नदी अपना पानी आकर के मिला रही है। कौन कौन? चंबल, उसके बाद बेतवा, उसके बाद आपका केन हो गया। और आपकी 4 नदी नेपाल से आ रही है, गोमती, घाघरा जिसे आप सरयू नदी भी कह रहे हैं, देन आपका गंडक नदी हो गया, एंड देन आपका एक काशी नदी। ये 4 नदियां जो है गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल से आकर के मिल रही है। अब एक और नदी है, बस आप इतना अभी एक नदी और देख लीजिए जिसको हम लोग कहेंगे जो बिहार में आकर के मिलती है, सोन नदी है आपका, ठीक है। ये आपका सोन नदी, ये हो गया आपका सोन नदी, ठीक है। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट लोकेशन सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं। यहाँ मैं आपको बस नाम आपको कुछ नदियों का, क्योंकि अचानक से सारी नदियों को मैं अगर बोल दूँ तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी। यानी देख रहे हैं सोन नदी जो है आपके बिहार में आकर के अपना पानी किस में दे रही है? तो गंगा नदी में दे रही है। तो क्या इतना आपको नदी याद हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसी से हो सकता है आप अगर जैसे छोटे मोटे एग्जामिनेशन की बात कर ले आप, जेएसएससी की,
या फिर आप आरआरबीज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एसएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अब एसएससी में तो थोड़ा अच्छा लेवल पूछने लग गया है, तो यहीं पे इसका काम हो जाएगा खत्म। अब लेकिन बीपीएससी की पेपर आपको देना है, जेपीएससी देना है, यूपी पीसीएस देना है, तो अब इसको हम लोग एक एक स्टेट वाइज चीज़ों को खत्म करेंगे। स्टेट वाइज मतलब अभी आप क्या समझ लिए कि गंगा की सारी सहायक नदियां, यानी कि ये पूरी अपवाह प्रणाली को आपने देख लिया कि गंगा को अगर नेपाल से पूछ लिया जाए कि कौन कौन से नदी आके गंगा में आकर अपना पानी या फिर उसकी सहायक नदियां हैं जो नेपाल से आती है, तो एक है गोमती, दूसरा है घाघरा या सरयू नदी, तीसरा है आपका गंडक और चौथा है आपका कोशी नदी। ये क्लियर हो गया जो नेपाल से आ रही है। फिर यमुना नदी, यमुना की 3 सहायक नदी है, चंबल, बेतवा और केन, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया एक सोन नदी है जो अपना पानी बिहार में किस में दे रही है, तो गंगा नदी में दे रही है। यहीं से आपकी बहुत सारी चीजें भी हो जाएगी। अब एक और भी नदी है जिसे हम आप डायरेक्ट यहाँ पे आपका एक नदी है जो अब नहीं, अब जो लुप्त हो रखी है, मैं इस ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जो राजस्थान से आती है। यहां से आपको एक नदी निकलेगी, ये राजस्थान से आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस नदी को सरस्वती नदी, ठीक है ना, सरस्वती नदी। इस नदी को हम लोग कहते हैं सरस्वती नदी। हालांकि अब ये सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, तो ये नदी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैं दिखा राजस्थान से आती थी, अब ये अपने धरातल के अंदर चली गई। ऐसा बोला जाता है कि अब ये धरातल के अंदर, अब ये नदी नहीं है, अब ये लुप्त हो चुकी है। तो ये भी अपना पानी जो है कहाँ पे देती है, तो ये अपना गंगा नदी में देती है आके। तो ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान से, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब चीज पढ़ेंगे। ये आपका एक बेसिक ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, क्लियर है। अब आइए, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो गंगा नदी है आपकी उत्तराखंड से आके क्या हुई, यहां से निकली है। तो अब हम लोग एक एक स्टेट वाइज स्टेट गंगा नदी को पढ़ेंगे। अब इसी दौरान आप सारी सहायक नदियां को यहाँ पे इस सारी को सारे के सारे चीजों को, सारी नदियों को आप पढ़ लेंगे। देन उत्तराखंड के बाद फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह देखेंगे, बिहार में देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदी आप देखेंगे कि सोन नदी है, झारखंड में देखेंगे, देन वेस्ट बंगाल में देखेंगे, क्लियर है। तो अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड में चलते हैं और उत्तराखंड से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी का विस्तार आपने देख लिया है, 5 स्टेट में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, बहुत थोड़ा सा पार्ट झारखंड, एंड देन वेस्ट बंगाल। ये क्लियर है भाई। अब ये आपने देख लिया नेपाल से 4 सहायक नदियां, गोमती, घाघरा, सरयू या फिर गंडक, कोशी नदी। नेक्स्ट इधर आपने देखा यमुना, यमुना में 3 सहायक नदियां आके मिल रही है, कौन कौन, चंबल, बेतवा, केन। और राजस्थान से सरस्वती नदी निकलती है जो लुप्त हो गई है, जो आके गंगा में अपना पानी देती है, जो अब नहीं है, ये नदी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और एक सोन नदी है जो बिहार में गंगा से आके मिलती है। ये मैंने इसलिए ओवरव्यू दिया ना कि आप छोटे मोटे अभी अगर आप एग्जाम देंगे, खास करके सीजीएल का पेपर है, एसएससी में तो अब स्टैंडर्ड अच्छा, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा अब। लेकिन अब हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से खत्म कर ले रहे हैं एक एक स्टेट वाइज स्टेट। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहाँ चल रहे हैं, उत्तराखंड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी उत्तराखंड की। तो सबसे पहला स्टेट होगा हमारा कौन सा, स्टेट उत्तराखंड, क्लियर है भाई। तो उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो आप एक बार यहाँ पर मैप में, यहाँ पे अगर आप आइएगा, इस मैप में आप अगर देखें तो मैंने आपको पूरा पर्वत श्रेणी क्लियर कराया भाई, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ से नंगा पर्वत से आपका स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा हिमालय, तो वृहद हिमालय। और फिर ये आपका पीर पंजाल, ठीक है, थोड़ा सा आपका उत्तराखंड में आता है। उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी था, उसके बाद आपका नाग टिब्बा आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका मध्य भारत श्रेणी है, आपका बंदायु पर्वत श्रेणी है जो आपका भूटान में है, ठीक है। ये आपका मध्य भारत था। उसके बाद आपका शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय मैंने आपको दिखाया, यानी आपका ये पूरा हिमालय का, हिमालय पर्वत श्रेणी का, ये मैंने आपने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। तो देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है इसमें बहुत सारी क्या है, चोटियां, बहुत ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची चोटियां होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब इसी ग्लेशियर से क्या होगा, नदी का फॉर्मेशन होगा। अब ये नदी जो होगी कैसी होगी, वर्ष भर इसमें पानी होगी, और पानी के साथ साथ इसमें क्वांटिटी भी पानी की काफी अधिक होगी, काफी देर तेज प्रवाह से ये फ्लो भी करेगी, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया। ये मैंने आपको दिखा दिया पर्वत श्रेणी, यानी कि मेनली हिमालय पर्वत श्रेणी आपके माइंड में चल रहा होगा अब अच्छे से। तो चलिए गंगा नदी को जो उत्तराखंड से ये निकल रही है, उत्तराखंड में हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। तो उत्तराखंड में आपने देखा हिमालय का एक वृहद हिमालय जो यहाँ से निकल रही थी, यानी यहाँ से कश्मीर से, ये रहा आपका
कश्मीर से नंगा पर्वत होते हुए हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका उत्तराखंड होते हुए आपका नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से भूटान, देन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नमचा पर्वत तक। फिर यहाँ पे आपका मध्य पर्वत, मध्य हिमालय आपका हो गया, पीर पंजाल हो गया आपका, जिसे लघु हिमालय कर रहे थे। फिर आपका नाग टिब्बा हो गया, देन आपका महाभारत श्रेणी हो गया, और इसके बाद बंदायु हो गया, और फिर ये आपका बाह्य हिमालय या फिर आप इसे शिवालिक हिमालय का नाम दे रहे हैं। यानी कि ये तीनों पर्वत श्रेणी आप देख पा रहे हो, और तीनों ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। आपको सारे हाइट के साथ मैंने चीजें कराई है। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ग्लेशियर देखने को मिलती है। तो 3 ग्लेशियर मैं यहाँ बना रहा हूँ। एक ग्लेशियर ये हो गया आपका, हाँ जी चलिए यहाँ बन जाएगा आपका। 3 ग्लेशियर मैं बना रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दें, थोड़ा इधर स्पेस लेके बनाएंगे क्योंकि पूरा डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। एक आपका ये ग्लेशियर हो गया, ये दूसरा ग्लेशियर हो गया, ये आपका तीसरा ग्लेशियर है, और ये आपका चौथा ग्लेशियर। क्लियर है भाई? ये ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से आपकी यमुना नदी निकलेगी। खैर अभी उसको साइड में रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर ये हो गया आपका, ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, और ये आपका मिलाम, ठीक है ना, मिलाम ग्लेशियर हो गया। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर हो गया? ये आपका मिलाम ग्लेशियर हो गया। ये सारे क्या है आपकी ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर आपको समझ में आ रहा है, बर्फ का टुकड़ा है, और ये बर्फ का टुकड़ा ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आपको सोचना है। ये 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर फैली हुई है पर्वतों में। तो अब ये क्या है, पिघल रही है। तो ये आप देखना है, सबसे पहले ये 3 ग्लेशियर पे फोकस करना है, गंगोत्री, ठीक है, सतोपंथ एंड मिलाप। अब यहां से सिंपल सी बात है, ये पानी, ये बर्फ पिघल रही है इस प्रकार से, यहाँ से ये भी पिघल रही है, ये भी आ रही है पानी, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, ये क्या हो रही है, पिघल रही है। पिघलने के कारण ये एक नदियाँ मिलेगी, ठीक है ना, तो एक नदी का ये फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, यहाँ से ये नदी का ये फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये आपका नदी है। तो ये जो फ्लो करके निकल रही है, इसको मैं थोड़ा सा इसका विड्थ इंक्रीज कर दूं, हाँ। तो ये बर्फ पिघलने के कारण ये एक, जब जहाँ पे ये सारे बर्फ जहाँ से पिघली, तो ये क्या हुआ, एक मुख्य धारा का निर्माण हुआ, संयुक्त धारा का निर्माण हुआ। तो इस धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं, जानवी नदी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, जानवी नदी। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है आपको, कौन सा नदी, जानवी नदी। अब ये आपका आगे बढ़ती है, और यहाँ पे एक मोड़दार है, ठीक है ना, इस प्रकार से मोड़ है, इसको हम लोग कहते हैं गोमुख। क्लियर है भाई, इसे हम क्या नाम देते हैं, गोमुख का नाम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गोमुख। तो जब ये जानवी नदी, ध्यान से सुनना आपको, जब ये जानवी नदी इस गोमुख से टकराती है, और इस टकराने के बाद जब यहाँ से इसको पानी, ये नदी आगे निकलती है, ये जानवी नदी, तो इस जानवी नदी का नाम जानवी नदी नहीं रहता, इसे हम क्या नाम देते हैं, तो हम इसे भगीरथी नदी कहते हैं। यानी अब आपको समझ में आ रहा है कि अब इसका नाम क्या हो गया आपका, भगीरथी नदी। मैंने क्या बोला, एकदम धीरे धीरे समझना चीजें को। मैंने ये कहा कि गंगोत्री से जो नदी निकली उसको हमने क्या कहा, जानवी नदी कहा है, ठीक है, हमने उसे क्या कहा है, जानवी नदी कहा। जब ये जानवी नदी गोमुख से टकरा रही है, या गोमुख एक समझिए मोड़ है, मोड़ से जब निकल रही है जानवी नदी, तो इस नदी को हम लोग क्या नाम देते हैं, भगीरथी नदी का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, भगीरथी नदी का नाम देते हैं। ये भगीरथी नदी अब आगे निकल रही है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपकी भगीरथी नदी आगे निकल गई है। अब आइएगा यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर में। सतोपंथ में भी सेम आपको वही कंडीशन है, यहाँ से भी बर्फ पिघल रही होगी इस प्रकार से, सभी आकर के अपनी धारा, एक संयुक्त धारा का निर्माण की है इस प्रकार से। तो ये जो धारा यहाँ से आई है, इसको एक अलग नाम देंगे, इस नाम को ध्यान से याद रखना है आपको, जिसे हम कहेंगे विष्णु गंगा नदी। यानी ये नदी का क्या नाम हो गया आपका, विष्णु गंगा नदी। यानी सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, विष्णु गंगा नदी। ये हो गया आपका विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी इस प्रकार से आगे निकल रही है, विष्णु गंगा नदी आगे निकल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलाम ग्लेशियर है, क्या है यहाँ पे, मिलाम ग्लेशियर। इधर से एक नदी आ रही है, यहाँ से भी सेम है, ये ग्लेशियर पिघलेगा इस प्रकार से, बर्फ पिघल करके एक मुख्य धारा का निर्माण करेगी, ये धारा का निर्माण कर देगी, यहाँ पे आके सारे के सारे मिली है और एक मुख्य धारा का निर्माण किया है। और ये जो धारा, मुख्य धारा का निर्माण हुआ, इसे हम क्या नाम देते हैं, इस नदी का नाम देते हैं धौली गंगा, ठीक है ना, इसे हम क्या नाम देते हैं, धौली गंगा। इसे हम क्या नाम देते हैं, धौली गंगा। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकली उसे हमने क्या नाम दिया, विष्णु गंगा, ठीक है। अब विष्णु गंगा से आकर के आपकी जो मिलाम ग्लेशियर है, वहां से जो नदी निकली है, जो बर्फ पिघली और एक मुख्य धारा का निर्माण, एक नदी का निर्माण किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, धौली गंगा। तो जहां विष्णु गंगा
ध्यान से सुनना, जहां से यहाँ पे विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी आकर के मिली है, तो इसे देखिए, दो नदियों का जब संगम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रयाग का नाम देते हैं। हम क्या नाम देते हैं, प्रयाग का नाम देते हैं। तो विष्णु गंगा नदी जहां आके मिली और धौली गंगा जहां आके मिली है, इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रयाग। तो इसको क्या नाम होगा, कौन सा प्रयाग, तो इसे हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है भाई, इसे हम क्या नाम देंगे, विष्णु प्रयाग का नाम देंगे। तो पहला तो प्रयाग आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम होता है, प्रयाग का मतलब दो नदियों का संगम। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा का संगम होता है, और जहां पे विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा आकर के मिलती है, वहां पे कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। यही विष्णु प्रयाग है जहां पर आपका बद्रीनाथ, आप बद्रीनाथ के बारे सुने होंगे बहुत बार, तो यही बद्रीनाथ है आपका नाथ, जो आपका है यहीं पर आपका बद्रीनाथ स्थित है। यहां पर मैं एक डॉट दे रहा हूं, यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं बद्रीनाथ। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे जितनी नदियां के किनारे स्थित जो शहर हैं, आप जो अलग से याद करते, कुछ अलग से नहीं याद करना भाई। देखिए मैंने कहा था ना, स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन आपका ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी आपका कवर करता है, तो उसको मैं करवा दे रहा हूँ। और स्पेशली जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको तो हम खैर कराएंगे, खैर उसमें अभी हटाइए उसको, सब चीज़ों को। हमने ये कहा सर कि सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी का जो स्रोत है या जो नदियां का निर्माण हुई है, उसे हमने कहा विष्णु गंगा नदी। ये रहा आपके सामने में विष्णु गंगा नदी। और जब विष्णु गंगा नदी से आकर के मिलती है धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकली है, मिलाम ग्लेशियर से। तो जहां मिलती है इन दो नदियों का, जहां संगम होता है, तो प्रयाग का फॉर्मेशन होगा, और उस प्रयाग को क्या नाम देंगे, विष्णु प्रयाग। और जब विष्णु प्रयाग पे मिलने के बाद ये जब नदी आगे बढ़ी है, तो इसका नाम अलग है, इसका नाम, इसकी क्या नाम हो जाती है, इसे हम कहते हैं अलकनंदा नदी। ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा इसको, अलकनंदा नदी। इसको हमने क्या कहा, अलकनंदा नदी। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बद्रीनाथ जो है वो स्थित है कहां पे, तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जो स्थित है कौन से नदी के किनारे, तो अलकनंदा नदी के किनारे। या आपसे पूछा जाएगा विष्णु प्रयाग, या आपसे पूछा जाएगा बद्रीनाथ स्थित है विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, गोविंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप जवाब देंगे भैया विष्णु प्रयाग में स्थित है आपका बद्रीनाथ। यानी कि ये बद्रीनाथ जो आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ जो आपका स्थित है, जहां पे आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा, यानी कि बद्रीनाथ में ही आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी आकर के मिल रही है। और यहां मिल रही है, उसके बाद ये दोनों दो मिलने के बाद ये जो एक संयुक्त धारा का निर्माण हुआ है यहाँ पे, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ये संयुक्त धारा का नाम हमने दे दिया है अलकनंदा नदी। क्लियर हो गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है सर कि गंगोत्री नदी से जो नदी निकली है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जानवी नदी। जानवी नदी जब गोमुख से, गोमुख क्या है, एक देखिए गोमुख इसलिए कहा गया कि जो गाय की जो मुख है ना, उस प्रकार का यहाँ पे एक मोड़ है। तो जब ये नदी जानवी नदी इस गोमुख से पार करती है, तो इस नदी को हम लोग नाम देते हैं भगीरथी नदी, भगीरथी नदी। अब इस भगीरथी नदी में, यहाँ पे मैं छूट गया, यहाँ पे चलिए क्लियर करते हैं, एक नदी आकर के मिलती है जिसे कहते हैं भिलांगना नदी। ठीक है, ये हो गया आपका भिलांगना, इधर से आ रही है एक नदी जिसे हम कह रहे हैं भिलांगना नदी। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी, भिलांगना नदी। ठीक है ना, ये कौन सी नदी हो गई आपकी, भिलांगना नदी हो गई। तो देखिए दो नदियों का संगम हो रहा, तो एक प्रयाग का निर्माण होगा। तो ये कौन सा प्रयाग है, तो इसे हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग। ठीक है भाई, गोविंद प्रयाग। तो ये सभी याद रखना है आपको, 5-6 प्रयाग मैं आपको याद करवाऊंगा आज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गोविंद प्रयाग कौन से दो नदियों का संगम है, तो भगीरथी नदी और भिलांगना नदी। कौन कौन से नदियों का संगम है, भगीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम को क्या कहते हैं, गोविंद प्रयाग। विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी के संगम को क्या कहते हैं हम लोग, विष्णु प्रयाग। क्लियर है भाई, ठीक है सर, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी से हम लोग और आगे निकलेंगे। यानी आपने देखा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ स्थित है कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा के किनारे स्थित है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी कहाँ आकर के इन दोनों नदियों का संगम होता है, तो बद्रीनाथ। या विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी जो मिलती है तो कौन से प्रयाग का फॉर्मेशन करती है, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। गोविंद प्रयाग कौन से दो नदियों का संगम है, भगीरथी नदी और भिलांगना नदी। सारे चीजें याद करते रहिए, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं अलकनंदा नदी को होते हुए हम लोग।
अब इधर से एक और नदी आ रही है, इस नदी को हम लोग एक अलग कलर से ले लेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए, क्लियर कट सारी चीजें। चलिए, तो अगला जो नदी होगा, अलकनंदा से एक और नदी आकर के मिलेगी जिसे हम लोग नाम देंगे, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, पिंडारी नदी, ठीक है ना। नहीं, पिंडारी नहीं, इससे पहले एक और नदी आएगी इधर से, ये आपकी एक नदी आ रही है जिसे हम लोग कहेंगे नंदकी नदी, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, नंदकी नदी, या नंदाकिनी भी कहा जाता है, नंदकी नदी, ठीक है। ये हो गया आपका नंदकी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी हो गई आपकी, नंदकी नदी। कौन सी नदी हो गई आपकी, नंदकी नदी। तो नंदकी नदी और जो अलकनंदा नदी जो आकर के आप मिल रही है, यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण करेगी, ठीक है। तो अब इस प्रयाग का क्या नाम हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो इस प्रयाग का नाम होगा नंद प्रयाग। क्या नाम होगा, नंद प्रयाग। क्या नाम हो जाएगा, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग कौन से दो नदियों का संगम है, तो एक तो ये आपका हो गया अब अलकनंदा नदी, और इधर से आपकी कौन मिल रही है, आपकी नंदकी नदी आकर के। इन दो नदियों का जो संगम हुआ है इसे ही हमने क्या कहा है, नंद प्रयाग कहा। अब इसके बाद यहाँ से जो संयुक्त धारा यानी कि नंदकी नदी और अलकनंदा नदी की जो धारा मिली और ये आगे चल रही है, यानी ये कौन सी नदी है, ये आपकी अलकनंदा नदी है। ये दिख रहा है ना आपको, ये अलकनंदा नदी है। तो ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है, इधर से एक और नदी आएगी, मैं दूसरा कलर ले लूँ इधर से। तो यहाँ से एक नदी अभी आ रही है, पिंडारी नदी जिसे कहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका पिंडारी नदी। ये आ रहा है इधर से एक नदी जिसे हम लोग कह रहे हैं पिंडारी नदी। ये हो गया आपका पिंडारी नदी, ठीक है। ये हो गया आपका पिंडारी नदी। तो पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है, इसे एक प्रयाग का निर्माण करेगी जिसे हम क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। क्या कहेंगे इसे हम लोग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। क्या नाम देंगे हम लोग इसे, कर्ण प्रयाग। तो क्या क्या हो गया आपका, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कौन से दो नदियों का संगम है, तो पिंडारी नदी और आपकी अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा नदी फिर इसकी संयुक्त धारा पिंडारी नदी की लेते हुए ये आगे निकलेगी। इस प्रकार से ये अलकनंदा नदी आगे निकलते चल रही है, बढ़ते जा रही है। अभी उत्तराखंड में ही ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अभी हम लोग इन किए ही नहीं है। अब ये नदी आगे बढ़ते हुए आपकी पिंडारी नदी के बाद यहाँ पे एक और नदी आकर के मिलेगी जिसे हम लोग नाम देंगे, इसका कलर ये ले लूँ, जिसे हम लोग नाम देंगे मंदाकिनी नदी का। ये हो गया आपका मंदाकिनी नदी। ये कौन सी नदी हो गई, आपकी मंदाकिनी नदी हो गई, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी हो गई, और जस्ट इसी मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ जो आप इसे देख रहे हैं, ये है आपका केदारनाथ, ठीक है। ये है आपका केदारनाथ। तो आपसे पूछा जाएगा केदारनाथ जो स्थित है कौन से नदी के किनारे, तो मंदाकिनी नदी किनारे। और मंदाकिनी नदी और जो ये अलकनंदा नदी जब आकर आपस में इनका संगम होगा तो एक प्रयाग का निर्माण करेगी। तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रुद्र प्रयाग का। क्लियर हो गया, रुद्र प्रयाग का। सब चीज याद करते चलना है, जहां जहां जो जो प्रयाग का फॉर्मेशन हो रहा। तो टोटल 6 प्रयाग का फॉर्मेशन होगा। 6 प्रयाग में कौन से नदियों का संगम है, वहां पे कौन से शहर स्थित है, तो केदारनाथ कौन से नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ में कौन सी नदियां का संगम हो रहा है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के मिल रही है, जहां पे विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये अलकनंदा नदी, इसकी संयुक्त धारा यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब इसकी दोनों आकर के मिली तो रुद्रप्रयाग का फॉर्मेशन हुआ। अब इससे यहाँ से आगे बढ़ रही है, अब ये आपकी कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। और फाइनली अब ये यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, रुद्रप्रयाग के बाद आपका यहाँ से आपकी इधर से जो ये नदी आ रही है, ये कौन सी नदी है, आपकी भगीरथी नदी। और ये आके फाइनली भगीरथी ऋषिकेश में, ऋषिकेश से जस्ट पहले ही, ठीक है, आपका यहाँ पे आकर इनका संगम हो रहा। तो यहाँ पे ये जो संगम देख रहे हैं, किसकी किसकी, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी की, इसकी जो संगम हो रही है, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम लोग नाम देंगे देवप्रयाग का। क्या नाम देंगे हम लोग इसे, देवप्रयाग का। अब फाइनली जब इन दो नदियों का संगम हुआ, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी, तो इसके बाद जो संयुक्त धारा निकल रही है, अब इसे हम लोग गंगा का नाम देते हैं, यानी कि गंगा नदी कहते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको, गंगा नदी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। गंगा नदी दो नदियों की संयुक्त धारा है, किसकी किसकी, तो मैंने आपको क्या बताया, अलकनंदा और भगीरथी नदी की। अलकनंदा और भगीरथी नदी जहां आकर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है, वो क्या कहला रहा है, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग। टोटल आपने कितने प्रयाग देखे हैं, एक बार फिर से फाइनली रिवीजन करते चलिएगा। आपने सबसे पहले देखा है गोविंद प्रयाग, हाँ जी, ये रहा आपका गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग यानी कि प्रयाग मतलब दो नदियों का संगम। कौन कौन से नदी थी, एक ये हो गया आपकी भगीरथी नदी, और इधर से हुआ आपका भिलांगना नदी।
यानी कि ये सारा एक जगह मैं अभी लिखूंगा सारे प्रयाग का नाम और वहां पे कौन से नदियों का संगम है। तो भगीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम को हम लोग क्या कर रहे हैं, गोविंद प्रयाग। इसके बाद हमने देखा विष्णु प्रयाग, ठीक है, ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के मिल रही है, तो विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन हुआ। और ये कहाँ मिलती है, तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो इसकी संयुक्त धारा को हमने क्या नाम दिया था, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। अब इस अलकनंदा नदी में नंदकी नदी या फिर नंदाकिनी नदी कहा जाता है। ये जब मिलेगी तो एक प्रयाग का निर्माण करेगी जिसे हम लोग नंद प्रयाग कहेंगे। और फिर यही आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक नदी और आके मिलती है, पिंडारी नदी, ठीक है। यहीं पे इन्होंने तपस्या किया था, कर्णदेव जो बोलते हैं, जिनको कवच भगवान ने आके दिया था। तो यहीं पे देखिए जितने भी तपस्वी रहे हैं वो सभी इसी प्रयाग में आकर के तपस्या किए हैं और इनको बहुत सारी पावर मिले हुए हैं। तो ये कर्ण प्रयाग इसलिए नाम दिया गया था, कर्ण ने आकर के यहाँ पे क्या किया था, तपस्या किया था, इसलिए इसको नाम दिया गया कर्ण प्रयाग। यहाँ पे पिंडारी नदी और आपकी अलकनंदा नदी का संगम होता है। देन यहाँ से फिर ये अलकनंदा नदी आगे निकलती है और इस अलकनंदा नदी से आकर के आपकी एक और नदी मिलती है जिसे कहेंगे मंदाकिनी नदी। और जस्ट इसी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है आपकी केदारनाथ और इसकी जो संगम होती है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रुद्रप्रयाग का। तो अगला हम लोग फिर देखें कि इसके बाद जो इसकी संयुक्त धारा आगे निकली जिसको हमने क्या कहा, अलकनंदा नदी। और यहां से जो आपकी आ रही है भगीरथी नदी, ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोविंद प्रयाग को क्रॉस करते हुए ये जो भगीरथी नदी आई है और जहां पे इस अलकनंदा नदी से आकर के मिल रही है तो एक प्रयाग का फॉर्मेशन की है। इस प्रयाग का नाम हमने क्या दिया है, देव प्रयाग। अब इसकी जो संयुक्त धारा हुई है यानी कि ये आपकी जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, ये आपकी जो अलकनंदा नदी है और ये आपकी जो भगीरथी नदी है, ये जब आके के मिली है, इनकी दोनों की जो संयुक्त धारा जो मिली है उसके बाद ही हम इसे क्या नाम देते हैं, गंगा का नाम देते हैं या फिर हम इसे गंगा नदी कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है जो गंगा नदी है इन कौन से दो नदियों या फिर कहाँ पे कौन से दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा नदी और भगीरथी नदियों का जब संगम होता है देवप्रयाग में, उसके बाद हम इसे क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। जस्ट इसी गंगा नदी के जस्ट यहीं पे आपका उत्तराखंड में आपका है ऋषिकेश। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है ऋषिकेश जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गंगा नदी। अब ध्यान देना है, अभी तक जो गंगा नदी ये फ्लो कर रही है, या अलकनंदा या भगीरथी या फिर धौली गंगा या विष्णु गंगा या नंदाकिनी, जो भी नदी आपने देखा अलकनंदा, ये सभी नदियां अभी पहाड़ों से होकर के गुजर रही है, पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ रही है क्योंकि ग्लेशियर से निर्मित ये नदी है। तो अभी तक आप जो देखे हैं ऋषिकेश तक, ऋषिकेश से जैसे ही ये गंगा नदी आगे निकलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपका ऋषिकेश है। अब यहां से जैसे ये नदी आगे, गंगा नदी आगे निकल रही है तो अब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। मैदानी क्षेत्र में पूछा जाएगा गंगा नदी सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। और मैंने आपको माउंटेन चैप्टर में पढ़ाया है कि जो द्वार है, एक तो द्वार और एक दून, द्वार में हरिद्वार, दून में देहरादून, ये सभी क्या है आपके मैदानी क्षेत्र है, घास के मैदान हो यहाँ पे मिलेंगे। यानी पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच जो मैदानी क्षेत्र का जो इलाका होता है उसे आप घाटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो द्वार है, सॉरी जो बाह्य हिमालय है, उसमें आपको मैंने बताया था पश्चिम में जो हो आपका हरिद्वार है और आपके पूर्व साइड में क्या है, देहरादून। यानी कि जो दून और द्वार का कंसेप्ट क्लियर है ना, घास के मैदान है। तो आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा जो है पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक जो आप ऋषिकेश तक, यहां तक जो आपने देखा, ये गंगा नदी पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ रही है। अब फाइनली यहां से ऋषिकेश के बाद गंगा नदी आपकी हरिद्वार में इंटर कर गई, यानी कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। अब यहां से हरिद्वार से होते हुए ये सारी की सारी, अब ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में फिर आएगी। तो फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग सारा देखेंगे कि यमुना नदी आएगी। जो यमुना नदी का आपने यहाँ देखा यमुनोत्री ग्लेशियर, इसकी सहायक नदी मैंने आपको बताया चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। फिर बिहार में आपको दिखाएंगे सोन नदी आकर के इससे मिलेगी। तो खैर ये आपका उत्तर प्रदेश बिहार का पार्ट होगा। फिर थोड़ा सा झारखंड में आके एकदम थोड़ा सा पार्ट टच होगी। देन फिर आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में ये अपना डेल्टा का निर्माण करते हुए निकल जाए। ठीक है,
तो ये आपका पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड में जो गंगा नदी का फ्लो हुआ है, ये सारा पॉइंट है। तो यहाँ से अब जो आपकी गंगा नदी देख रहे हैं, इस गंगा नदी की यहाँ पे आप देख लिए उत्तराखंड। अब यहाँ से जो है आपका उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का वो जिला का नाम बताइए जहां से गंगा नदी पास करती है। तो ये खैर अगले क्लास की पार्ट है, अभी तक यहाँ तक जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 3 ग्लेशियर देखा है। एक है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, क्लियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, आपको सतोपंत ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। हमने ये कहा गंगा नदी का जो विस्तार है 5 राज्यों से है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो उत्तराखंड में इसका हमने बताया कि 3 ग्लेशियर है, गंगोत्री, सतोपंत और मिलाम ग्लेशियर। गंगोत्री नदी से जो नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी का जो स्रोत है या जो नदी का निर्माण हुआ, जिसे हमने क्या नाम दिया, जानवी नदी। अब ये जानवी नदी एक मोड़ है, उस मोड़ का नाम है गोमुख। गोमुख नाम इसीलिए दिया है कि जो गाय है, गाय के मुख के आकार में वहां पर वो मोड़ बना हुआ। तो जैसे ही ये जानवी नदी उस मोड़ को क्रॉस करती है, तो अब इस जानवी नदी का नाम क्या हो जाता है, भगीरथी नदी। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका भगीरथी नदी, ये है आपका गोमुख, ये हो गया आपका जानवी नदी। तो गंगा नदी का देखिए आप समझ पा रहे हैं, ओरिजिन समझिए, गंगा नदी कहीं से कुछ निकल ही नहीं रही है, ये 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी का। क्लियर है, गंगा नदी ऐसा कहीं से भी कुछ भी चीजें नहीं है, ये एक मिथ है। गंगा नदी 2 नदियों का संगम आकर के, वो भी आपके हरिद्वार में, आपका उत्तराखंड में आपने जो देखा है। तो इससे पहले देखिए जो ग्लेशियर से जो नदी का निर्माण हुआ है, जानवी नदी, अब जो भी आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने, तो कहां तक जा पाते हैं, लास्ट बद्रीनाथ यहीं तक जा पाते हैं, इससे ऊपर जाना अलाउ ही नहीं है, कोई भी साधन नहीं है जो यहां से हम लोग ऊपर जा पाएंगे। क्लियर है ना। खैर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकली, जानवी नदी, और गौमुख से मुड़ती है, तो यहां से इस नदी को हम लोग क्या नाम देते हैं, भगीरथी का नाम देते हैं। और भगीरथी नदी में आकर एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम कहते हैं भिलांगना नदी। तो इन 2 नदियों का जो संगम हुआ, इसे हमने क्या नाम दिया, गोविंद प्रयाग। तो गोविंद प्रयाग में कौन सा 2 नदियों का संगम है, या गोविंद प्रयाग में कौन से 2 नदियों का संगम होता है, तो भगीरथी का और भिलांगना नदी का। क्लियर है। इसके बाद अब ये नदी आगे निकल गई है आपकी, ये भगीरथी नदी इस प्रकार से आगे निकल गई है, यहां तक इसको छोड़ते हैं। अब आइए सतोपंत ग्लेशियर में। सतोपंत ग्लेशियर से जो नदी निकली, जिसको हमने क्या कहा, विष्णु गंगा नदी, और मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकली, धौली गंगा नदी। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां आकर के मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और ये विष्णु प्रयाग यानी कि विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी का कहां पे मिलन होता है, बद्रीनाथ में। और इसके बाद इसकी जो संयुक्त धारा बनी है, विष्णु गंगा और ये धौली गंगा, इसकी जो संयुक्त धारा को हम लोग क्या नाम दिए हैं, अलकनंदा नदी। ठीक है, तो बद्रीनाथ कौन से नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे। अब इसी अलकनंदा से एक और नदी आकर के मिल रही है, नंदकी नदी या नंदाकिनी नदी। तो इसके जो संगम है, तो एक प्रयाग का निर्माण हुआ जिसे हमने क्या कहा, नंद प्रयाग। अब इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है, अब इससे एक आके नदी मिल रही है जिसे हमने नाम दिया है पिंडारी नदी। अब ये पिंडारी नदी और अलकनंदा का नदी का जो संगम हुआ, जिसे हमने क्या नाम दिया है, कर्ण प्रयाग। अब इसके बाद फिर से आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए यहां से एक और नदी आकर के मिल रही है जिसे हमने नाम दिया है मंदाकिनी नदी। अब ये मंदाकिनी नदी के किनारे ही आपका क्या बसा हुआ है, आपका केदारनाथ। तो केदारनाथ पूछेगा कौन से नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ पूछेगा तो आप क्या नाम देंगे, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ में ही आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। इसके बाद आपकी जो ये आपकी अलकनंदा नदी है, ये आपकी अलकनंदा नदी और इधर से आपकी भगीरथी नदी का संगम हो रहा है। इस संगम को ये जहां पे हो रहा है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, देवप्रयाग का। और मंदाकिनी नदी और जो अलकनंदा नदी आकर मिली है उसे हमें क्या नाम दिए हैं, रुद्रप्रयाग का नाम दिया। और इसकी जो संयुक्त धारा है, यानी कि देवप्रयाग के बाद जो इसकी संयुक्त धारा जो निकलती है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, गंगा नदी का नाम देते हैं। यानी गंगा नदी देवप्रयाग के बाद हम उसकी संयुक्त धारा को क्या नाम दे रहे होते हैं, गंगा नदी का नाम देते हैं। और इसी गंगा नदी के किनारे आपका ऋषिकेश बसा हुआ है। और गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कब करती है, तो हरिद्वार में। ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। तो ये पूरा उत्तराखंड वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब आइए सारे प्रयाग, यानी कि आपने टोटल 6 प्रयाग आपने देखे हैं, इन सारे 6 प्रयाग को हम लोग रिविजन करते हैं एक एक करके। पहला आपको नीचे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से देवप्रयाग से स्टार्ट करें, नीचे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं देवप्रयाग। पहला हो गया आपका देवप्रयाग, क्लियर है। तो देवप्रयाग में कौन से 2 नदियों का संगम है, याद करिए। तो यहाँ पे आइए, देवप्रयाग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन से 2 नदियों का संगम है, तो पहला ये नदी हो गया आपका अलकनंदा नदी और इधर से हो गया भगीरथी नदी। तो ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देवप्रयाग का अगर पूछा जाएगा तो 2 नदियों का संगम किसका किसका है, तो भगीरथी नदी का, ठीक है, भगीरथी नदी
भगीरथी नदी एंड अलकनंदा का संगम है, ठीक है ना। अलकनंदा नदी का क्या है, संगम है, अलकनंदा नदी का संगम है। दूसरा, देव प्रयाग के बाद आपको कौन सा प्रयाग मिला था, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। प्रयाग का मतलब समझ में आ रहा है, दो नदियों का संगम। रुद्र प्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम है, ये रहा आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आपका एक हो गया अलकनंदा नदी और एक हो गया मंदाकिनी नदी, यानी एक हो गया आपका अलकनंदा नदी और एक हो गया आपका मंदाकिनी नदी। तो कौन से दो नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और एक है आपका मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी। ये सारे पॉइंट आपको अभी याद होने चाहिए, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे आपके बीपीएससी जेपीएससी में। नेक्स्ट तीसरा आपका प्रयाग, मैंने इसके बाद आप यहाँ से जब उत्तराखंड की ओर चलते जाएंगे जैसे जैसे ऊपर, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, देव प्रयाग। ये आपको क्रोनोलॉजी सजाने के लिए भी मिल सकता है कि आप जब उत्तराखंड की ओर जा रहे हैं तो सारे प्रयागों को एक क्रोनोलॉजी में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग मिलेगा, देव प्रयाग, देन आपको रुद्र प्रयाग, देन आपको कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से दो नदियों का संगम है, तो एक तो आप बता लेंगे अलकनंदा नदी, और इसी अलकनंदा नदी में कौन सा नदी आके मिला था, पिंडारी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी, तो पिंडारी नदी। तो कौन से दो नदियों का संगम है कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी। ये रहा आपका पिंडारी नदी और ये हो गया आपका अलकनंदा नदी। नेक्स्ट इसके बाद आपको कौन सा प्रयाग मिलेगा, नंद प्रयाग। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं उस क्रोनोलॉजी में आपको सजाना है। तो इसके बाद आपको 4th नंबर में कौन सा प्रयाग मिल रहा है, तो नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन से दो नदियों का संगम है, एक आपका अलकनंदा हो जाएगी, ठीक है, अलकनंदा नदी हो गई है, और एक आपका क्या हो जाएगा, नंद से नंदाकिनी नदी या फिर नंदकी नदी भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, नंदकी नदी मेनली से याद रखेंगे, नंदकी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है ये आपकी, नंदकी नदी। क्लियर है, दो नदियों का संगम हो गया, कौन कौन से, अलकनंदा नदी और नंदकी नदी। इसके बाद आप और ऊपर चलते जाएंगे तो इसके बाद कौन सा प्रयाग मिलेगा आपको, विष्णु प्रयाग। कौन सा नदी, कौन सा दो नदियों का संगम था यहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम था विष्णु प्रयाग में, तो एक है आपका विष्णु गंगा नदी और एक है आपका विष्णु प्रयाग में कौन था, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। एक हो गया आपका विष्णु गंगा नदी, विष्णु गंगा नदी का संगम है किसके साथ, धौली गंगा नदी के साथ। विष्णु गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकल रही थी, तो आपको याद होना चाहिए सतोपंत ग्लेशियर से, और धौली गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकल रही थी, तो मिलाम ग्लेशियर से। क्लियर है, ये विष्णु प्रयाग को अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आपका विष्णु, ठीक है, विष्णु गंगा नदी ये आया आपका, और इधर से आपकी धौली गंगा नदी आई, यहाँ पे आके मिल रही है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, विष्णु प्रयाग का नाम दिया। क्लियर है। अब एक और प्रयाग है आपका ये गोविंद प्रयाग, जिसमें आपका भिलांगना नदी इधर से और इधर से आपकी भगीरथी नदी का संगम हुआ। तो अगला और छठा नंबर का जो आपका प्रयाग कौन सा हो जाएगा, 6th नंबर में जो आप प्रयाग को देखेंगे विष्णु प्रयाग को, ठीक है ना, सॉरी गोविंद प्रयाग को। कौन सा प्रयाग होगा आपका, ये गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग, ठीक है। ये कौन सा प्रयाग है, गोविंद प्रयाग। कौन से दो नदी का, एक है आपका भगीरथी नदी, भगीरथी नदी हो जाएगा आपका भगीरथी नदी। भगीरथी नदी का संगम है किसके साथ यहाँ पे, तो भिलांगना नदी के साथ, ठीक है, भिलांगना नदी के साथ, भिलांगना नदी के साथ। ये सारे प्रयाग एक जगह आपके यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो ये आपका क्रोनोलॉजी में आप सर ये आपका क्रोनोलॉजी यहाँ तक है, ठीक है ना भाई, ये क्रोनोलॉजी यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि गोविंद प्रयाग इससे जस्ट आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है गोविंद प्रयाग। तो ये आपका क्रोनोलॉजी होगा, विष्णु प्रयाग। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा देव प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, देन नंद प्रयाग, देन विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये रहा आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा। आप इधर से ही आप जाएंगे भाई, हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, आप फिर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ चढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, देव प्रयाग, फिर आपको मिलेगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। पहला नंबर में देव प्रयाग, सेकेंड नंबर में रुद्र प्रयाग, फिर थर्ड नंबर में आपको नंद प्रयाग, फोर्थ नंबर में आपको मिलेगा थर्ड नंबर में आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग, फोर्थ नंबर में आपको मिलेंगे नंद प्रयाग, और फिफ्थ नंबर में आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग तक नहीं जा सकते हैं कोई भी, लास्ट विष्णु प्रयाग मतलब बद्रीनाथ तक हम लोग जा सकते हैं। देन अब आप समझ लीजिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने में हालत खराब होगा, क्यों, क्योंकि समझ पा रहे, क्योंकि ये एक ऊंची पर्वत श्रेणी पे स्थित है, यानी कि बहुत ऊंचे हाइट में है भाई, इसीलिए यहाँ पे हालत खराब होने वाला। तो अभी आप जैसे हरिद्वार जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऋषिकेश तक थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, फिर जैसे जैसे ऋषिकेश से आप ऊपर निकलते चलेंगे तो आपकी सांसें फूलना स्टार्ट, क्योंकि अब आप ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे आप चढ़ रहे हैं एक तरह से। और अभी तक जो आपने देखा
ऋषिकेश तक गंगा नदी कहाँ से निकल रही थी, पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ रही है, और देन हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में इनकर गई है। अब 2 पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ पे। 2 पॉइंट कौन सा याद रखना है, एक आपसे पूछा जाएगा बद्रीनाथ के बारे में, ठीक है, उसके बाद आपसे एक बार पूछा जाएगा आपको केदारनाथ के बारे में, ठीक है, केदारनाथ के बारे में। तो बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ आप कहेंगे अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद केदारनाथ जो स्थित है किस कौन सी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो गोविंद प्रयाग जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये जो आप गोविंद प्रयाग को देख रहे हैं, यहीं पर एक बांध बांधा गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, ये भाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। खैर जब बांध पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। खैर यहाँ देखिए, यहाँ पे बांधा गया है जिसको हम लोग कहते हैं टिहरी बांध। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया टिहरी बांध जो है कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कहाँ स्थित होगा, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में स्थित होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से 2 नदियों में, तो देखिए याद कर लीजिए, भगीरथी नदी और भिलांगना नदी में बांधा गया है ये बांध, तिहरी बांध। तिहरी बांध कहाँ स्थित है, गोविंद प्रयाग में, उत्तराखंड में स्थित है। कौन से 2 नदियों के बीच में इसको बांधा गया है, तो भिलांगना नदी और भगीरथी नदी के बीच में, ठीक है ना, इन 2 नदियों के बीच में टिहरी बांध बांधा गया। तो देखिए ये जो टिहरी बांध बांधा जा रहा था ना, बहुत सारे जंगलों को काटा गया है। अब ये जंगलों को जो काटा गया तो बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई थी। अब पेड़ों को बचाने के लिए ही एक चिपको आंदोलन शुरुआत किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया है। तो जो चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ों की कटाई से, तो देखिए जब कोई बांध बांधा जा रहा है तो एक बहुत बड़े जंगल पार्ट को समझिए, बड़े बड़े वृक्षों की कटाई होती है, तो बड़े बड़े वृक्षों की कटाई हो रही थी, तो उस पेड़ की कटाई को या वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए यह चिपको आंदोलन शुरुआत किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। तो यार ये पॉइंट साइड में रखना अभी। अब एक बार हम लोग यहाँ पे सारे प्रयाग का एक फिगर यहाँ पे बना ले रहे हैं, इस पूरा का पूरा आपका फिर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका प्रयाग। तो यहाँ से सबसे नीचे स्टार्ट किए, ये हो गया आपका कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। उसके बाद ये हो गया आपका रुद्र प्रयाग। उसके बाद ये हो गया आपका कर्ण प्रयाग, क्लियर है भाई। उसके बाद ये हो गया आपका नंद प्रयाग, और ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग, क्लियर है। कौन कौन सी नदी है, तो इधर से कौन सी नदी आई है आपकी, धौली गंगा नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, धौली गंगा नदी हो गई आपकी, धौली गंगा नदी। और ये कौन सी नदी है आपकी, तो आप क्या कहेंगे, विष्णु गंगा नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, विष्णु गंगा नदी। अब यहाँ से ये जो धारा निकली है इसे हम क्या कहेंगे, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी कहेंगे, अलकनंदा नदी कहेंगे। कौन सी नदी कहेंगे हम लोग इसे, अलकनंदा नदी कहेंगे। ये हो गई आपकी अलकनंदा नदी, ठीक है, ये हो गई आपकी अलकनंदा नदी। और ये हो गई आपकी धौली गंगा, ठीक है, ये हो गई आपकी धौली गंगा। कौन सी ग्लेशियर से निकल रही है, मिलाप ग्लेशियर से। और ये हो गया विष्णु गंगा नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई आपकी, विष्णु गंगा नदी। कौन सी ग्लेशियर से निकल रही है, तो ये हो गया आपका सतोपंत ग्लेशियर, ये हो गया मिलाप ग्लेशियर। देन अगला आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक और नदी आकर के मिल रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो नदी आकर के इसका जो संगम हो रहा है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नंद प्रयाग का। क्या नाम दे रहे हैं, नंद प्रयाग का। यहाँ पे कौन सी ये नदी है आपकी, नंदकी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है आपकी, नंदकी नदी, ठीक है, ये हो गया आपका नंदकी नदी। तो ये कौन सा प्रयाग है आपका, ये प्रयाग का नाम यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन करिएगा रेड कलर से, ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो ये आपका कौन सा प्रयाग हो गया, ये आपका हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है, ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो गया, ये आपका विष्णु प्रयाग हो गया। नेक्स्ट ये आपका कौन सा प्रयाग हो गया, तो ये हो गया आपका नंद प्रयाग, ये हो गया आपका नंद प्रयाग। अब ये अलकनंदा आगे निकल रही है इस प्रकार से, ये आपका अलकनंदा नदी है। ये तो क्लियर रखना है कि ये आपका कौन सा नदी है, ये आपका अलकनंदा नदी है, ठीक है ना, ये अलकनंदा नदी है। अब ये अलकनंदा नदी में एक आपकी और नदी आकर के मिल रही है जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पिंडारी नदी, ठीक है, ये हो गया आपका पिंडारी नदी, पिंडारी नदी। अब ये पिंडारी नदी जो आगे मिल रही है अलकनंदा से, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ण प्रयाग का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, कर्ण प्रयाग का नाम दे रहे हैं। क्लियर है भाई, कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग का नाम हो गया। यहाँ पे आइए इस साइड में, तो कर्ण प्रयाग में जो आपको दिख रहा है अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी, ठीक है ना, अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो ये आपकी अलकनंदा नदी आगे निकली है, और यहाँ पे आके आपको एक मंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है, और इसी मंदाकिनी नदी के किनारे आपका बसा हुआ केदारनाथ, और यहीं पे बसा हुआ है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मंदाकिनी नदी,
मंदाकिनी नदी, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी। और ये कौन सा प्रयाग का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग का निर्माण कर रहा है, ठीक है, रुद्रप्रयाग का निर्माण कर रहा है। और यहाँ से आकर के फाइनली जो नदी मिल रही है आपकी भगीरथी नदी, और ये आपका निर्माण कर रहा है कौन सा प्रयाग का, देवप्रयाग का। और यहाँ से आपका कौन सा धारा निकल रही है, संयुक्त धारा आपकी गंगा नदी की। क्लियर है, ये पूरा फिगर भी डायग्राम भी। तो ये आपका पूरा पार्ट क्लियर हो गया। देवप्रयाग की बात की जाए, ये हो गया आपका देवप्रयाग, ठीक है ना, ये हो गया आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग कौन सी दो नदी आई, ये हो गया अलकनंदा, और इधर से आपकी कौन सी नदी आ रही है, भगीरथी नदी। ये हो गया आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात की जाएगी तो ये हो गया आपका अलकनंदा, और इधर से आ गया आपका मंदाकिनी नदी। पिंडार आपका ये हो गया आपका कर्णप्रयाग, तो इधर से हो गया आपके पिंडारी नदी, और इधर से हो गया आपकी अलकनंदा नदी का संगम। उसके बाद जस्ट ऊपर चले गए हम लोग नंदप्रयाग में। तो नंदप्रयाग कौन से दो नदियों का संगम है, अलकनंदा नदी और नंदकी नदी, ठीक है, ये हो गया आपके अलकनंदा नदी और नंदकी नदी। और जस्ट उसके सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग जो है आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम है। और इधर भी एक और आपने यहाँ पे प्रयाग देखा है, ठीक है ना, गोविंद प्रयाग, ठीक है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग। तो इधर से आके कौन सी नदी मिली थी, भिलांगना नदी, ठीक है, भिलांगना नदी। और ये कौन सी नदी थी आपकी, भगीरथी नदी, भगीरथी नदी। क्लियर हो गया, गोविंद प्रयाग। यहीं पे आपका क्या बांधा गया, टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। होप सो आपका पूरा उत्तराखंड वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर चला है, यहाँ से आपको गंगा नदी तंत्र का एक एक चीज़ हमने आपको सारे प्रयाग के साथ उसकी जो जो सहायक नदियाँ रही है, ये सब कुछ आपके माइंड मैप में बैठ चुका होगा। होप सो आपके जितने भी इस लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे, धीरे धीरे अभी बनाना नहीं है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम या नदी तंत्र का अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे जब तक कि पूरा कंप्लीट ना हो जाए ये चैप्टर, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लोड है, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बहुत कम लोड होगा। मेन आपका उत्तराखंड वाला स्ट्रक्चर को ही समझना होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लिए अच्छे से, सारे प्रयाग को कौन सी नदी आके मिल रही है, सारे शहर को आपने देख लिया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी है, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश भी अगर आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा, ये हो गया आपका ऋषिकेश, ठीक है ना, ये हो गया आपका ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कौन सी नदी अगर रहेगा तो आप नाम लिखेंगे गंगा नदी, ठीक है भाई, गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो भी आप क्या नाम देंगे, गंगा नदी का ही नाम देंगे, ठीक है भाई। चलिए ये पूरा जब आप दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ लेंगे पूरा, तो पूरा ऑल जितने इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं और जो नियरेस्ट जो रिवर के सिचुएटेड है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसी चैप्टर में। होप शो आज का क्लियर पूरा हुआ क्लास है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को लेकर चलेंगे। अब हम लोग मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो अब इस मैदानी क्षेत्र से होते हुए अब देखिए जो बड़े ये नदियाँ, गंगा नदी बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के आई है ऋषिकेश तक। अब वो चट्टानें छोटे छोटे फॉर्म में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, फिर वही छोटे छोटे चट्टानों को लेते हुए और बहुत सारे अवसाद को लेते हुए गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में यही अवसाद अब इसके आप देखेंगे इनको मोड़दार फॉर्म बनेगी, ठीक है ना, जलेबी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाएगी, कई मोड़ में ये कट जाएगी और फिर यही अवसाद इनको क्या करेगी, इस गंगा नदी को रोकेगी और ये गंगा नदी कई ब्रांच में बटेगी जो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। देन वो फिर आपके बांग्लादेश होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन आपकी गंगा नदी करेगी, वो हम लोग आगे देखेंगे वेस्ट बंगाल में। होप शो आज का क्लास पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।